संघ पर हम प्रयोग करना चाहते हैं और संघ निर्मित करने की कोशिश जो है हमेशा होती है। जो भी सद्गुरु होते हैं उनके आसपास में संघ निर्मित होने लगता है और वह संघ को निर्मित करने की कोशिश भी करते हैं। संघ का क्या अर्थ हुआ? संघ का अर्थ क्या हुआ? संघ का क्या यह अर्थ हो गया कि जो है बहुत सारे लोगों का समूह हो गया, साधकों का, और वह संघ हो गया। क्या ऐसा संघ? किन्हीं अर्थों में होगा संघ, लेकिन हम जिस संघ की बात कर रहे हैं वह संघ नहीं है। वह साधना संघ जो है, साधना संघ एक अलग क्वालिटी होती है। अब ऐसा है जहाँ पे शास्ता है, जहाँ पर कोई ज्ञानी पुरुष है, जहाँ पे कोई बुद्ध पुरुष है, उस शास्ता की एनर्जी में संघ तो बन ही जाते हैं। लेकिन शास्ता जो है एक ऐसे संघ का प्रयोग हमेशा करते हैं जो छोटा संघ हो लेकिन परफेक्ट हो। छोटा संघ हो, परफेक्ट हो, उसमें दूसरे लोग भी होंगे, बहुत सारे लोग भी होंगे, लेकिन वह संघ उनके बीच में अलग थलग होगा। बाकी पार्टिसिपेंट्स होंगे बहुत सारे, लेकिन मूल संघ में वह लोग होंगे। मूल संघ में वह लोग होंगे। तो वह जो थोड़े से लोग हैं, थोड़े से साधक हैं जो सुपात्र हैं, जो सुपात्र हैं, और उनका यदि संघ बनता है तब उस संघ के साथ में कुछ बड़ी घटनाएं घटती हैं। इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम, डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम, ये कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो जाते हैं। वहाँ पर ज़्यादा ही एक्टिव हो जाते हैं और वहाँ ऐसा होता है कि जो साधना 10 बरस में होनी थी वह महीने भर में हो जाएगी। उस संघ में जन्मों जन्मों की जो साधना है 2-4 साल में हो जाएगी। और वह जो संघ है उस संघ के ज़्यादातर लोग आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाए, बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाए, परम स्थिति को उपलब्ध हो जाए, ऐसा संघ। सही संघ तो वही है ना। संघ का मतलब है कि सारे के सारे बुद्ध हो जाएं, उसमें बीच की कोई बात नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसे होंगे जी, कुछ वैसे होंगे जी, कुछ, वह नहीं। सही संघ का प्रयोग वह होगा जहाँ सारे के सारे बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाए, सारे के सारे। तो ऐसे होता है ना, कोर ग्रुप, फिर अपना जो है सेमी कोर ग्रुप और फलाना ग्रुप, ठीक है, लेकिन एक कोर ग्रुप की बात कर रहे हैं हम। वह ऐसा संघ होना चाहिए क्योंकि बाकी लोग तो आते जाते रहेंगे, तो उनको डिक्लेयर करते रहोगे कि सेमी ग्रुप, कोर ग्रुप है या फलाना ग्रुप है, या है ना। लेकिन कोर ग्रुप तो ऐसा होना चाहिए, और उस कोर ग्रुप को की अलग अलग रिट्रीट्स होनी चाहिए। उस कोर ग्रुप की अलग अलग रिट्रीट्स होनी चाहिए जो एक दूसरे के लिए इतना ज़्यादा सहयोगी हो, जो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से प्रभावित न होता हो, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम के सॉल्यूशन खुद ही निकाल लेता हो। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम के सॉल्यूशन खुद ही निकाल लेता हो कि वो रिट्रीट हो रही है जी, यहाँ पर ये फलानी समस्या हो गई, तो समस्या को झेला भी गया, उसमें बहुत शिकायतें नहीं की गई, उसका सॉल्यूशन भी निकाल लिया गया। सॉल्यूशन ऐसा निकाला गया जो बहुत ज़्यादा बेहतर सॉल्यूशन निकाल दिया गया, और उसके साथ में वो संस्था जो बढ़ गई उससे प्रभावित नहीं हुआ गया। समस्या को झेला गया और बहुत प्रभावित नहीं हुआ गया कि जैसा हो जाता है उस समस्या के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिव हो जाना, यह हो जाना, फलाना हो जाना, ठिकाना हो जाना, उससे हमने अपनी हानि कर ली। समस्या को फेस किया, उसके व्यवहारिक तल पे सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करी,
उसमें क्या होगा, उसमें होगा यह कि व्यवहारिक तल पर वह समाधान तो निकल जाएंगे सहजतापूर्वक, उसमें ग्रोथ हो जाएगी अलग किस्म की, अलग किस्म की ग्रोथ हो जाएगी। और वह जो ग्रोथ होगी, उस ग्रोथ की क्वालिटी कुछ अलग होगी, उस ग्रोथ की क्वालिटी ही कुछ अलग होगी। तो संघ का प्रयोग जो है वह हम भी करना चाह रहे हैं, संघ का प्रयोग हम भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये गोल्डन एरा है। इस गोल्डन एरा में आइडियल संघ हो संभव है, आइडियल संघ संभव है, क्योंकि यह गोल्डन एरा है। क्योंकि इस संघ की विनिर्मिति के लिए डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम जो है वह सहयोग के लिए उपलब्ध है, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम जो है वह उपलब्ध है। अब एक बात आती है भाग्य, यह अचानक कुछ आई बात, इसलिए हमने वह गज़ल चलवाई थी जगजीत सिंह की। लिखा शायद निदा फाजली ने है कि गालिब ने, पता नहीं, निदा फाजली ने लिखा हो। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। भाग्य, तो भाग्य काम करता है। भाग्य के बारे में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। भाग्य काम करता है। अच्छा ज्योतिष यदि कोई है, सचमुच का ज्योतिष है, तो वह जो है वो कुंडली जो आपकी लिख के देगा, या अच्छा हस्तरेखा विशेषज्ञ है, तो वह जो आपका भाग्य बताएगा बहुत बढ़िया 99% बता देगा आपका। नाड़ी ज्योतिष का अच्छा यदि जानकार है, जो कि 1% है, 99% नाड़ी ज्योतिष पढ़ने वाले गड़बड़ लोग हैं, 1% की में क्वालिटी है। यदि वो 1% वाला बंदा मिल गया तो आपके सारे भाग्य की छोटी बड़ी सारी घटना भविष्य की सब बता देगा, भूत भविष्य सब बता देगा। तो यह क्या है? भाग्य है। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। तो यह क्या है? यह है भाग्य। यह है भाग्य, मतलब इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स जो है आपको ऑपरेट करती रहेंगी और आप ऑपरेट होते रहोगे, मतलब ज़ोंबीज हो। ठीक है, 100% ना हो, 80% हो, 70% हो, 60% हो, 50% हो, क्या ज़ोंबीज। क्या हो? ज़ोंबीज। ज़्यादातर तो 90% से ज़्यादा वाले हैं ज़ोंबीज। भाग्य को जीने वाला कौन है? ज़ोंबीज। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से ऑपरेट होने वाला कौन है? ज़ोंबीज। और साधक का क्या अर्थ है? जो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से ऑपरेट होने के लिए तैयार नहीं है, जो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से ऑपरेट होने के लिए तैयार नहीं है, जो ज़ोंबीज बनने के लिए तैयार नहीं है, और जिसे पता चलता है कि यह इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है, यह भी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है, यह भी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है, जिसमें यह क्षमता पैदा हो रही है। और बार बार हम कहते हैं तो लोगों को लगता है कि क्यों दोहराते हैं? पारमार्थिक सत्य, व्यवहारिक सत्य, व्यवहारिक सत्य, पारमार्थिक सत्य। व्यवहारिक सत्य काम करते रहेंगे। 1% से भी कम लोग होंगे जो ज़ोंबीज होने से बाहर आ जाएंगे, उतने की ही क्षमता होती है।
1% लोग ही होंगे जो ज़ॉम्बीज होने से बाहर आ पाएंगे। तो जो है वही साधक हैं और उन लोगों का संग बनना चाहिए, उन लोगों का संग बनना चाहिए। उसमें भी किन लोगों का, जो ज़्यादातर इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। हम उसके लिए काम कर रहे हैं। संग तो बहुत सारे बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपनी बात को कहीं कुछ काटेंगे भी कि वो हज़ारों लाखों लोगों के जो संघ हैं वो भी संघ है, संघ नहीं है ऐसा नहीं, वो भी संघ है। वो संघ भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस स्ट्रीम की समझ विकसित कर रहे हैं, कम कर पा रहे हैं, लेकिन हम पिन पॉइंट यही काम कर रहे हैं। पिन पॉइंट इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स को आइडेंटिफाई करने की समझ बहुत तेज़ी से विकसित कर रहे हैं और इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से ऑपरेट न होते हुए भी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स का लाभ ले लेने की कला सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स के लाभ भी ले लेंगे और उनसे प्रभावित भी नहीं होंगे, उसको हम आइडेंटिफाई भी करते चले जाएंगे। यह हम कला बता रहे हैं। और हम ऐसा संघ चाह रहे हैं। हो सकता है उनसे जो है लाखों लोग जुड़ जाएं, लेकिन उन लाखों लोगों में से भी हम जो है 200-400, 300-400, 500 लोगों का एक अलग संघ चाहेंगे, उसमें से जिनमें वह क्वालिटीज़ हों जो सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स को छोटी बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई करने की क्वालिटीज़ डेवलप कर सकते हों और उनसे ऑपरेट न होते हों, लेकिन उन्हें प्ले करते हों। उनके लाभ भी ले लेंगे, उनको प्ले भी कर लेंगे, लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होंगे, उनसे प्रभावित नहीं होंगे और वो हमारी नज़र में सुपात्र होंगे। सुपात्र का अर्थ है जो इसी जन्म में परम मुक्त हो जाएंगे, इसी जन्म में परम मुक्त हो जाएंगे। तो यह प्रयोग हम भी करना चाह रहे हैं। असफल हुए हैं, बहुत सारे बुद्ध पुरुषों ने बहुत प्रयोग किए, असफल हो गए। इस युग के महानतम सद्गुरु ओशो ने भी यह प्रयोग किया। इस युग का बोलना ठीक नहीं है। हर 2500 साल में एक जो है डिवाइन एरा आती है, हर 2500 साल में एक डिवाइन एरा आती है और इसका एक 7 का साइकिल है, मतलब 17,500 साल में डिवाइन गोल्डन एरा आती है और ये डिवाइन गोल्डन एरा है। तो इस डिवाइन गोल्डन एरा 17,500 साल के महानतम संत, महानतम बुद्ध पुरुष ओशो ने भी यह प्रयोग किया। लोग कहते हैं 2500 साल के की बड़ी पीक है ओशो। हम कहते हैं 17,500 साल की उस 7 के साइकिल की सबसे बड़ी पीक है ओशो। और यह कहीं कहा नहीं गया है, सिर्फ हम अकेले कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें पता है, इसलिए कहते हैं। बाकी सारे लोग कहते हैं 2500 साल की पीक है, हम अकेले हैं जो कहते हैं 17,500 साल की पीक है। उनको समझने में 500 साल और लगेंगे कि कोई हो गया जो कृष्ण और शिव से भी कहीं आगे का कोई था, वो समझ में आते तक 500 साल और लगेंगे। तो जो है उन्होंने भी यह प्रयोग किया, बहुत शानदार तरीके से प्रयोग किया। उनका प्रयोग भी असफल हो गया, उस संघ की निर्मिति नहीं हो पाई, लेकिन असफल होकर भी वह प्रयोग कहीं ना कहीं सफल हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है चेतना के कुछ तलों को छू गए। संघ भले ना निर्मित हो पाया हो, आइडियल संघ जिसे कहते हो ना, नहीं निर्मित हो पाया, लेकिन बहुत सारे लोग जो है चेतना के बहुत सारे उच्च तलों को
छू गए, पहुंच गए। और यह डिवाइन गोल्डन एरा उनकी और महाअवतार बाबा की संयुक्त भेंट है, गिफ्ट है हम सबको। तो ये गोल्डन एरा है। इस गोल्डन एरा में वह प्रयोग असफल जरूर हुआ होगा, लेकिन वह भी एक स्ट्रीम है, जिंदा है अभी, जिंदा है अभी स्ट्रीम। वह शरीर गया है अभी, सिर्फ शरीर गया है ओशो का। ठीक है, वो मुक्त हो गए हैं, लेकिन उन्होंने डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम बिल्ट कर दिया है। वह बिल्ट कर दिया है और वह हमारे साथ है, वह हमारे साथ है। इसलिए हम यह प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हम यह प्रयोग फिर से कर रहे हैं और हम करेंगे। और परिस्थितियां जटिल हुई हैं, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम और मजबूत हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं। और उन्होंने इशारे कर दिए थे कि आने वाला समय टेक्नोलॉजी का है, इंफॉर्मेशन का है, सुपर कंप्यूटर, सुपर रोबो और कुल मिला के ज़ॉम्बीज़ का है। तो इस युग में हम यह प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। समस्याएं ज़्यादा हैं, लेकिन वो हमारा बैकग्राउंड है। जितनी ज़्यादा कालिक होगी ना, उस पर खड़िया उतना सफ़ेद उभरेगा, उस पर खड़िया उतना सफ़ेद होके उभरेगा। तो हमारे पास बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। उस बैकग्राउंड, मजबूत बैकग्राउंड में, उन कठिन परिस्थितियों में हम एक शानदार संघ निर्मित करने का प्रयास करेंगे। एक प्रयोग और होगा, सफल हो न सफल हो, गुणा भाग क्या है। संघ के विनिर्मित करने का आनंद लेंगे, उसका आनंद लेंगे, वो सफल हो असफल हो, ये तो गुणा भाग है। कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। हम कहते हैं कर्म होने दो, कर्म होने दो, गुणा भाग छोड़ दो। ये हमारा सूत्र है। सब हो रहा है, होने दो, गुणा भाग छोड़ दो। सब हो रहा है, गुणा भाग आता ही नहीं है, विसर्जित ही हो जाता है। तो यह जो हो रहा है, उसकी ग्लिम्स आ रही है, उसके बारे में यह उद्घोषणा हो रही है, हैपनिंग हो रही है कि फिर एक प्रयोग शुरू हो चुका है। एक संघ की निर्मित होगी, आइडियल, इस डिवाइन गोल्डन एरा में, जिसमें रिट्रीट्स होंगी। उन लोगों की रिट्रीट्स होंगी जो सुपात्र होंगे, उन सुपात्रों की रिट्रीट्स होंगी। और वहाँ पर सारे लेसन्स भी होंगे, साधनाएं भी होंगी और छलांगे भी लगेंगी, छलांगे भी लगेंगी। फिर स्कूल का बस्ता उठाओ, फिर ए फॉर एप्पल, फिर बी फॉर बाय। यह संघ के सदस्यों के साथ नहीं होना चाहिए। किसी भी हायर डायमेंशन में जाके फंसने का चक्कर नहीं होना चाहिए। वह महाप्रयोग की घोषणा आज की जा रही है। भाग्य काम करता है ज़ॉम्बीज के लिए, साधक के लिए नहीं। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम यदि आपको धक्का देकर ले जा रही है तो आपका भाग्य है। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हमें, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। लेकिन हम हवाओं के रुख से धक्का यदि नहीं खाते हैं,
हम इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से धक्के नहीं खाते, उससे ऑपरेट नहीं होते हैं, तब हम साधक हैं, तब हम सच्चे साधक हैं। और इन्फ्लुएंस स्ट्रीम का मजा भी लेंगे, आनंद भी लेंगे, लाभ भी लेंगे, और नारा बुलंद होगा, नेताजी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, है ना। और नेताजी को बोलेंगे पीछे मत देखना, क्योंकि हम तुम्हारे पीछे आवाज़ आ रही है ना, बस आवाज़ सुनते रहना। और हम उसके पीछे हैं ही नहीं, हम किसी और डगर पर हैं और वहाँ से आवाज़ लगा रहे हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा, है ना। ये होते हैं ना अपना क्या ब्लूटूथ स्पीकर, ऐसे स्पीकर जो है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ऐसे स्पीकर जितने भी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम में हैं सब जगह हम एक एक लगाएंगे। हम अपनी डगर पे होंगे और वहाँ से आवाज़ लगा रहे होंगे, हम टेक्नोलॉजी के द्वारा आवाज़ लगा रहे होंगे, नेताजी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। हमने एक बार आवाज़ लगाई, हमारे हज़ार ब्लूटूथ स्पीकर हैं, सब में ये आवाज़ एक साथ जाएगी, सबके लिए अलग अलग आवाज़ नहीं लगाएंगे, एक ही जगह आवाज़ लगाएंगे और सबको आवाज़ पहुंच जाएगी। और वो बोलेगा कि ये हमारा साथी है, वो हमें बाधा नहीं देगा, वो हमें सहयोगी हो जाएगा। ज़ॉम्बीज़ का हम सदुपयोग करेंगे, सीढ़ियाँ बनाएंगे, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ जो बाधा बन जाते हैं और संघों को तोड़ देते हैं, जो ज़ॉम्बीज़ संघों को तोड़ देते हैं, संघों के लिए बाधा बनते हैं, उन ज़ॉम्बीज़ की हम सीढ़ियाँ बनाएंगे, वो हमारी रिट्रीट्स ऑर्गेनाइज करेंगे, वो हमारी व्यवस्थाएं बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए सहायक होंगे। जिससे संघ जो है सफल हो सकता है। भाग्य के बारे में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रश्न आते रहे हैं। बस भाग्य का इतना ही अर्थ लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा भाग्य के चक्कर में नहीं जाना चाहिए। हाँ, प्रश्न है, जिग्नेश जी का प्रश्न है। जी गुरुदेव नमस्कार। आपने जो संघ ऊर्जा की बात की, तो मैं मेरा एक अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब हमने जबलपुर में रिट्रीट की थी, वहाँ बहुत हम थोड़े लोग थे, तो पहले किसी एक दूसरे को पहचानते नहीं थे, लेकिन 4 दिन की रिट्रीट में इतनी संघ ऊर्जा बन गई। तो जब सबको बिछड़ना था, अपना रिट्रीट पूरी हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि सब ये संघ ऊर्जा का एक भाग लेकर अलग अलग जा रहा है, तो ऐसा फील हो रहा। पर जब हम घर आए तब पता चला कि वो अपनी ऊर्जा लेके नहीं गया, वो हम अभी भी संघ ऊर्जा में ही है, सबके साथ एक दूसरे जुड़े हुए हैं। तो जब यहाँ आया फिर भी वो संघ ऊर्जा वाले जो लोग थे उसको मिस कर रहे हैं हम। तो संघ ऊर्जा ऐसी है कि हम हवा का रुख बदल देंगे। बस वही है। संघ ऊर्जा जो है आंधियों का भी रुख पलट सकती है। सभी को प्रणाम। स्वामी जी, प्रैक्टिकली मतलब ये जो विजन है, ग्रैंड विजन है, इट्स वेरी गुड, बट प्रैक्टिकली जो मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, जब भी ये संघ और ये फॉर्मेशन होने लगती है, डार्क एनर्जीज कुछ ना कुछ वहाँ पे ऐसा कर देती हैं कि वो सब ज़ॉम्बी ओरिएंटेड, बिजनेस ओरिएंटेड, इवन ओशो का आप पूना आश्रम देखिए, तो वहाँ पे ऑल द फॉनर्स उन लोगों ने पूरा टेक ओवर कर लिया, एंड नाउ दैट जस्ट लाइक अ रिसॉर्ट। तो यहाँ आने से पहले मैं सोच रहा था कि वहाँ पे जाऊँगा, बट ऊपर वाले ने कुछ ऐसी लीला की कि डायरेक्टली आपके साथ जुड़ गया और फिर मैं इधर आ गया। तो एक बड़ी थिन लाइन है, मतलब कि आप बहुत सारा प्लानिंग करके उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो और उसकी हल्का सा उधर हो जाओ तो आप करप्ट हो जाते हो।
तो उससे कैसे हम लोग बचेंगे? तो यही सबसे बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती है, संघ निर्मित होते हैं और वहाँ पर पॉलिटिक्स और इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स घुस जाती हैं। मतलब इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो है आध्यात्म के नाम पर भी हो सकती है, धर्म के नाम पे हो सकती है, साधना के नाम पे हो सकती है, बुद्धत्व के नाम पे हो सकती है। डार्क फोर्सेस का मतलब यह है कि वो बड़ी इंटेलिजेंट होती है, बड़ी इंटेलिजेंट होती है, कैसा भी रूप धर सकती है। डार्क फोर्स जो है कैसा भी रूप धर सकती है। अभी भी जो है आप देखिए इस गोल्डन एरा में क्या क्या चीज़ें परोसी जा रही है। स्पिरिचुअल गार्बेज जो है आपको कितना मिलेगा। दुनिया में ऐसा होने वाला है, फलानी असेंडिंग होने वाली है, ऐसा होने वाला है, 5D तो क्या, ये सब क्या है। अब जो है हम कह रहे हैं कि क्या 5D 6D 10D ये D, हम तो बोले 64D, ये भी राम राम करो, इसके बाहर जाओ। कहिए DD के क्या चक्कर में लगे हो, DD को DD करो, मतलब भगा दो, डिज़ॉल्व करो, DD को डिज़ॉल्व करो, डायमेंशन को डिज़ॉल्व करो। अब जो है अर्थ कॉन्शियसनेस ऊपर उठने वाली है। अरे भाई उठ गई वो। 1986 से लेकर 1990 तक 4 साल ओशो ने क्या किया? 4 साल ओशो ने किया क्या? 4 साल तो यही किया ना। उन्होंने जो है अर्थ की कॉन्शियसनेस को ऊपर नहीं उठाया है। बोलते अर्थ की कॉन्शियसनेस उठने वाली है। अरे उन्होंने इस पूरे जो यूनिवर्स मल्टीवर्स ये वो पूरा है ना, सबकी ऊर्जा को ऊपर उठाया है। ओशो तो ओशो है ना, उन्होंने वो क्या एक अर्थ की कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाएंगे। जितनी भी धरतियाँ जो है जहाँ पे जीवन है, कुछ सराउंडिंग में, उन्होंने पूरे अनंत में नहीं किया होगा, कुछ सराउंडिंग में, कि मान के चलो कि कुछ अरब खरब मल्टीवर्स हैं, कुछ अरब खरब मल्टीवर्स जो भी हैं, उनके बीच में भी जो धरतियाँ होंगी जिस यहाँ पे जीवन होगा, उन सब की कॉन्शियसनेस को ओशो ने उन 4 सालों में ऊपर उठाया। उसमें इस धरती की भी उठ गई। वह तो उठ ही चुकी है 90 के आसपास, और उसके बाद के बच्चों में आप देखो चेंज मिलेगा आपको, पूरी जनरेशन में आपको चेंज मिलेगा। और लोगों के ढंग ढर्रों में काफ़ी चेंज आ चुका है। उसके बाद में एक नए युग का सूत्रपात हो चुका है। 86 से 90 4 साल उन्होंने इस पर काम किया है एक अलग तरीके से। बाकी काम तो हुआ ही है, लेकिन उन 4 सालों में बड़ा सिग्निफिकेंट काम किया है ओशो ने, महाप्रयोग किए हैं। और उस महाप्रयोग के बारे में किसी को पता नहीं है, लेकिन हमें उसकी अनुभूतियाँ आ चुकी हैं। क्या किया उन्होंने, कैसे किया, वो हमें अनुभूतियाँ आ चुकी हैं। और संसार पता नहीं उन्हें जान पाएगा कि नहीं जान पाएगा, और मौका आएगा तो हम धीरे 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 उसे अनफोल्ड कर रहे हैं, करते जाएंगे कि उन्होंने किया क्या है, जिसका दुनिया में कोई पता ही नहीं है। अभी किसी को पता नहीं है। उनके साथ जो जिंदगी गुजार दी उन्हें भी पता नहीं है। और हमें पता है जो इस शरीर के साथ उनके, हमने उन्हें देखा भी नहीं, हमने उन्हें देखा भी नहीं, और हमें उन्हें बहुत सब कुछ पता है वह। और जो उनके साथ ज़िंदगी भर है उन्हें कुछ नहीं पता है, बहुत कम पता है। तो वह तो हो चुका है, और वह छोटी मोटी घटना है। उन्होंने जो बड़ी घटना करी है वह है मेगा डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट एनर्जी सिस्टम को बिल्ड किया है। वह होता क्या है भाई? हर जो बुद्ध पुरुष है, जो सदगुरु होते हैं, वह एक डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम जो है क्रिएट करते ही हैं, जो बाद में उनके साधकों को सपोर्ट करता रहता है। अब ये मेगा डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम, इतना बड़ा शब्द हमें गढ़ना पड़ा है इसके लिए, इतना लंबा हमने शब्द गढ़ा है। गोल्डन एरा गोल्डन एरा गोल्डन एरा करते रहे, आज उसको हमने नया नाम दे दिया डिवाइन गोल्डन एरा। ठीक है ना, अपडेट हो गया डिवाइन गोल्डन एरा। तो अब जो है उसका मतलब यह होता है कि उन्होंने जो भी पुराने सद्गुरु हैं, उन्होंने जो भी अपने कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम बिल्ड किए हुए थे,
चाहे बुद्ध हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे महावीर हो, चाहे वो दादू हो, चाहे पलटू हो, छोटे छोटे हो, चाहे वो साईं बाबा हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे वो शिव हो, चाहे वो शिव हो, सबने क्रिएट की। एक तो शिव हम कहते हैं जो निर्गुण है, निराकार है। एक शिव जो कैलाश मानसरोवर वाले, वो हमारे इतिहास की सबसे बड़ी पीक वही रहे। उस पीक के बाद में अब जो है एक नई पीक बनी है ओशो की, अब बनी है, पुरानी पीक तो वही है। तो जो है उन सारे सपोर्ट सिस्टम को उन्होंने वापस रिचार्ज किया है, अपडेट करते हुए, एज इट इज नहीं किया है। बुद्ध का डिवाइन सपोर्ट सिस्टम 2500 साल की उसकी एनर्जी थी, खत्म होने के करीब करीब था, वापस फुल चार्ज हो चुका है, फुल, और अपडेट भी हो चुका है। और अपडेट भी हो चुका है। अब जो है ऐसे महावीर का भी हो चुका है, कृष्ण का भी हो चुका है, सबका हो चुका है। दादू, पलटू, इवन जिनका नाम कोई नहीं जानता था, जैन फकीरों का, लल्ला जैसी एक महिला का जो कश्मीर में हुई, उन सब का जो भी एनर्जी सपोर्ट सिस्टम रहा होगा उसको वापस इन्होंने रिचार्ज किया, अपडेट किया और इंटरकनेक्ट कर दिया है। इंटरकनेक्ट कर दिया है मतलब जो है गोल्डन एरा में यह होता है कि तुम कहीं से भी जुड़े रहे हो, तुमको सपोर्ट मिलेगा, सवाल यह नहीं है। तो हमने अब कहा कई जगह पर कि हमारे जो वचन रहे हैं जिनके साथ में, उनके लिए हम अंतिम बार उपलब्ध हैं। इसके बाद हमारा वचन यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, हमारा बंधन यहाँ पे गिर जाएगा। इसके बाद हमारा यह जो इंडिविजुअल सपोर्ट सिस्टम है वह काम नहीं करेगा। हो सकता है एनर्जी सपोर्ट सिस्टम बन जाए और वो काम करेगा, डिवाइन एनर्जी सपोर्ट सिस्टम बन जाएगा, वो काम करेगा। इंडिविजुअल सपोर्ट सिस्टम जो देह के साथ होता है वह यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। ये अंतिम अवसर है। तो क्या सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है? नहीं, अब हम निमित्त हैं सबके लिए गोल्डन एरा में। अब जो है ओशो अपने कुछ सिलेक्टेड लोगों को हमारे पास भेजेंगे, बुद्ध हमारे उनका सिस्टम हमारे पास भेजेगा, साईं बाबा का भेजेगा, रामकृष्ण परमहंस का भेजेगा, जितने भी सपोर्ट सिस्टम है वो अपने सिलेक्टेड बींग्स को, सबको नहीं, सिलेक्टेड बींग्स को हमारे पास भेजेंगे जो हमारे साथ रेजोनेंस करेंगे, जिनका हमारे साथ रेजोनेंस होगा, जो देह, मन, आत्मा, परमात्मा, शून्य, पूर्ण सबको डिज़ॉल्व कर पाएंगे और डिज़ॉल्व हो जाएंगे। ऐसे लोगों का हमारे साथ रेजोनेंस होगा, जिनका परमात्मा भी डिज़ॉल्व होगा, जिनका शून्य भी डिज़ॉल्व होगा, जिनका पूर्ण भी डिज़ॉल्व होगा, सब कुछ डिज़ॉल्व होगा, उनका रेजोनेंस हमारे साथ होगा। वैसे लोग हमारे पास डाइवर्ट कर दिए जाएंगे, बाकी लोग के पास डाइवर्ट कर दिए जाएंगे। हर स्तर के होंगे वो उस तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे, तो वह वाली लेयर हमारे पास आएगी। तो इस प्रकार से यह चीज काम करने वाली है। और रहा सवाल उस पॉलिटिक्स का, उस होने का, देखा जाएगा। प्रयोग है, सफल भी हो सकता है, असफल भी हो सकता है, लेकिन गोल्डन एरा है। ओशो के वहां पे डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है ना, लेसन तो हो चुका है ना। और मेगा डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम एक्टिव है, उसमें ओशो की सारी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है। तो वहाँ पर जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उसका सॉल्यूशन तो उसके अंदर है ही है, क्योंकि
ओशो की एनर्जी उसमें इन्वॉल्व है। वहाँ जो हो चुका वह रिपीट होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि वह सपोर्ट सिस्टम यहाँ एक्टिव है और वो लेसन्स उसमें ऑलरेडी आ चुके हैं, वह उसमें ऑलरेडी आ चुके हैं और वह उसके थ्रू यह हो रहा है। यह जो भी होगा होगा तो उसी के थ्रू ना। यह जो हो रहा है कैसे हो रहा है? हमारे माध्यम से हो रहा है ना जी। यह उस मेगा डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट एनर्जी सिस्टम के मार्फत हो रहा है, जिसमें ओशो और महाअवतार बाबा की महत्तम भूमिकाएं हैं। उनके माध्यम से हो रहा है, हमारे माध्यम से नहीं हो रहा है। निमित्त हम कोई है नहीं, यह हो रहा है, सब हो रहा है। तो यह उपयोगिता है। मैं, हम, स्वामी मैत्रेयानंद, ये सब यूटिलिटीज़ हैं, उपयोगिताएं हैं, ये कुछ भी नहीं है, सब हो रहा है। इसमें और भी संसार में बहुत कहीं कुछ हो रहा होगा, ऐसा नहीं है कि यहीं सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो लेयर यहाँ आनी है उसकी बात हमने करी कि हमारे पास कौन सी लेयर आनी है। बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत जगह जानी है। हमारे पास कौन सी लेयर आनी है, उस लेयर की हम बात कर रहे हैं। कौन हमारे साथ रेजोनेंस कर पाएंगे, और यह प्रयोग तो शुरू हो चुका है। हमारे बावजूद जहाँ तक हम थे, रेजिस्ट कर रहे थे, और रेजिस्ट करने से वहाँ तक हम थे, कुछ थे, डिज़ॉल्व होने में कुछ बाधा थी, कुछ गड़बड़ियों को हम जी रहे थे। रेजिस्ट कर रहे थे मतलब गड़बड़ियों को जी रहे थे, मतलब कुछ बाकी था, प्रॉब्लम थी, अशुद्धि थी। अशुद्धि तो रेजिस्ट करती है ना। 20 साल लगाए रेजिस्ट करने में, 20 साल अशुद्धि चलती रही। अशुद्धि को हमने उस घटना के बाद में 20 साल तक ढोया है। उस घटना में जो आंशिक अशुद्धि बच गई थी उसको हमने 20 साल तक ढोया है, और उस अशुद्धि के साथ में हम भी चले गए हैं। अब ये हम जो है, या मैं जो है, या स्वामी मैत्रेयानंद जो है, ये कहीं है नहीं, ये कोई है नहीं। वो जैसे वो कैदी रहते हैं ना, कैदियों को पहना देते ना पहचान के लिए, कैदी नंबर फलाना, ऐसे नाम दिया जाता है पहचान के लिए। या फिर जो है घरों में अपना चुन्नू मुन्नू नाम दे दिया जाता है, हाँ, पप्पू डब्बू नाम दे दिया जाता है। बस वैसी अब उपयोगिताएं हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये गोल्डन एरा है, एक प्रयोग है, प्रयोग शुरू हो चुका है। इसमें हमें ज़ॉम्बीज नहीं बनना है। प्रयोग कैसे असफल हो जाते हैं? सुबह 6 बजे, 6:30 बजे डायनामिक मेडिटेशन, 11, 11:30 बजे विविध ध्यान प्रयोग या फलाना ध्यान, यहाँ पे इस हॉल में ये प्रयोग होगा, इसमें होगा, इसमें जाना है तो इसमें जाओ, उसमें जाना है तो उसमें जाओ। 3 बजे नाद ब्रह्म, 5 बजे कुंडलिनी ध्यान, 7 बजे वाइट रोब ब्रदरहुड। बादलों ने क्या कर दिया, अपने सुबह सुबह जो है ना एक और ध्यान होगा 5 बजे, और वो आफ्टर डिनर एक सेलिब्रेशन ध्यान होगा। इतने भी कम पड़ रहे थे। उसके बाद में रात्रि ध्यान भी हो जाएगा। ज़ॉम्बीज हो गए। ओशो ने क्या कहा, अरे पागलों, मैं विधियां ज़्यादा दे रहा हूँ, मुझे डिलीवर करनी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारी करनी है, दिन में 2-3 कर लिया करना। ओशो ने कहा मैं दे रहा हूँ डायनामिक मेडिटेशन, 90 दिन का ध्यान है, 90 दिन करना। ये बेईमानी वाला ध्यान नहीं है, ईमानदारी वाला ध्यान है।
श्वास फेंकना है मतलब फेंकना है, ए धोकनी की तरफ फेंकना है मतलब धोकनी की तरफ फेंकना है, ऐसे वैसे नहीं फेंकनी है। चीखना है का मतलब चू चा नहीं करनी है, चीखना है का मतलब धरती हिलनी चाहिए, मकान की बिल्डिंग हिलनी चाहिए। और 90 दिन करना, 91 तुम ये ध्यान 91 दिन तुम ध्यान कर रहे हो मतलब तुम मूर्ख हो, बेईमान हो, बदमाश हो, ध्यान ही नहीं हो। 90 दिन का ध्यान है, 91 दिन क्यों कर रहा है बेवकूफ? 90 दिन का ध्यान है ना, 90 दिन हो गया, बात खत्म हो गई। कभी कभी वो धूल धमास साफ करने के लिए महीने 2 महीने में एक बार रिपीट कर लेना, वहां तक बात ठीक है। रोज मशीन की तरह आके खड़ा हो जाता है। 25 साल से हम ध्यान करते हैं, 25 साल से डायनामिक कर रहा हूं मैं, 30 साल से मैं डायनामिक कर रहा हूं। ज़ॉम्बीज़ बदनाम कर रहा है ध्यान को, ओशो को, नया रोबोट बन गया। ज़ॉम्बीज़ कहीं भी हो सकता है, आश्रमों में भी हो सकते हैं। उसने कहा था कि सुबह से शाम तक करना। चल शुरू में ऊर्जा ये कर ले, दिन में कैंप है, इंटेंस है 3 दिन 6 दिन पूरा कर ले। समझ में आ रहा है तो फिर कोई का छोड़ देना, धीरे धीरे छूटते जाएंगे। 2-3 ध्यान पकड़ में आएंगे, उनको कंटिन्यू करना। 90 दिन का कोर्स है, मतलब 90 दिन का कोर्स है। वो ऐसे ध्यान दिए गए थे। हमने कहा नहीं, अब हम ऐसे ध्यान नहीं देंगे, हम देंगे स्मूथ वाले ध्यान। ऐसी हैपनिंग जैसी होगी स्मूथ वाले ध्यान आएंगे। इसमें रेगुलर भी जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंककि वह इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम ऐसी है तो ठीक है, ऐसे ध्यान उतर गए। अब ये वाला ध्यान कोई 365 दिन भी कर लेगा, बीच में 2-4 दिन भी कर लेगा, तो उसको नुकसान नहीं करेगा, उसको ज़ॉम्बीज़ नहीं बनाएगा। उससे भी ज़ॉम्बीज़ बन रहे थे। वो टेप रिकॉर्ड का बटन दबा, चालू हो गए जी, हाँ बिल्कुल हिलना चालू हो गया। और रोबोट भी इतना एक्शन परफेक्ट काम नहीं करता। उधर उनका बटन दबा म्यूजिक का, कुंडलिनी ध्यान का, बिल्कुल वैसे के वैसे सारे स्टार्ट। रोबोट भी इतना अच्छे से नहीं करता। वो नहीं होता आर्मी की कवायद हो गई जैसे, है ना। ओशो ही तो उदाहरण देते थे ना। एक आर्मी मैन जा रहा था, एक लेखक बैठा था कॉफी हाउस में। उसने अपने दोस्त को कहा कि देखो आर्मी की ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताऊं। बोले हाँ बताओ। एक बूढ़ा आदमी रिटायर आर्मी का बंदा जा रहा था, अंडे पकड़े हुए थे उसने, ढेर सारे अंडे की बकेट थी उसके पास में, और जा रहा था, रख के जा रहा था अंडे का कुछ बास्केट लेकर के, बास्केट सा और अंडे बहुत सारे लेके जा रहा था। उसने काफी हाउस से बैठे बैठे बोला अटेंशन, और वो रिटायर्ड, कई सालों का रिटायर्ड आर्मी मैन क्या कर गया, अटेंशन, बकेट धड़ाम से नीचे, सारे अंडे टूट गए। क्या है ये कवायद? ओशो ने कवायद सिखाई थी क्या? ओशो के नाम पे कवायद हो रही है। कवायद से बाहर आने की बात कही थी, वहां भी कवायद हो गई। अब वहां पे शब्दों की जुगाली होती है। सारे ज्ञानी आपको वहीं मिल जाएंगे, और इतनी शानदार वो बातें करेंगे कि आपको बिल्कुल 10 मिनट में हरा देंगे। 10 मिनट में आपको हरा देंगे, तर्क में इतने आगे हो जाएंगे। तो मतलब इन्फ्लुएंस स्ट्रीम कहाँ से आपको करप्ट कर जाएगी? वो जो डेटाज और इंफॉर्मेशंस हैं जो साधना से रिलेटेड है, वो सबके पास आ गए, उनके प्रयोग करने का ढंग आ गया, और साधना नहीं घटी। साधना की द्वारा जो हैपनिंग होनी थी वहां चूक हो गई। तो क्या ओशो सफल हो गए? नहीं, एक्चुअली होता ऐसा ही है। वह बिलो 1% होते हैं।
जो वहाँ से राइट एसेंस लेकर के अपनी साधना को आगे ले जा लेंगे। ओशो ने कहा मैं तुम्हें चौराहे पे लाके छोड़ दूंगा, आगे तुम काम करना। उन्होंने अपना जो है चौराहे पर आकर के वो जो उन्होंने कहा था बस उसी को रिपीट कर रहे हैं। चौराहे से आगे जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। बोले जहाँ तक ये आए हैं तो बस वहीं पर खड़े रहो। उन्होंने यहाँ तक पहुँचा, मतलब यही जगह है, बात खत्म हो गई। अरे उसके बाद यात्रा है असली। उन्होंने कहा था अब दिखेगा, अब विज़न क्लियर होगा। तो उन्होंने मुंह तो इधर ही रखा है बैक साइड में। वहाँ चौराहे पे पहुँच गए, रास्ते दिखे तो टर्न होकर के पुराने रास्ते को देख रहे हैं, उसकी बातें कर रहे हैं पुराने रास्ते की। हाँ ऐसा था वैसा था, उसी रास्ते की बातें कर रहे हैं और वही चीज़ें किए जा रहे हैं। उधर नज़र ही नहीं डाल रहे हैं कि चौराहा है, मतलब इधर खूब सारे राहें निकल रही है, मेरी राह कौन सी है। अब वो बात खत्म होगी कि अब मेरी राह कौन सी है, वह कोई बात ही नहीं है। जिस राह से वो आए हैं लौट कर उस राह को लौट के देख रहे हैं, वही खड़े हैं, उसी को ही देख रहे हैं और उसी की बातें कर रहे हैं, उसी की ही बातें कर रहे हैं। यहाँ अवेयर होने की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ी बातें बुरी लग सकती हैं, लेकिन हम उनको जगा रहे हैं कि हे ओशो के शिष्यों, जब तुम यहाँ तक आ चुके हो, मतलब तुम्हारी कुछ क्वालिटीज़ होंगी तभी तो वहाँ तक आए हो। ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पास क्वालिटीज़ नहीं है, क्वालिटीज़ हैं। ओशो को भी हर कोई नहीं पचा सकता, पचाया तुमने और उनके साथ यहाँ तक चौराहे तक आ गए हो। और चौराहे तक लाया जाता है, वहाँ तक आ गए हो, क्वालिटीज़ तो हैं। अब साहस करो ना, अब ओशो की बाँह छोड़ दो ना। अब अकेले की यात्रा है ना। प्रेम पंथ ऐसो कठिन है। अब यहाँ पे प्रेम गली अति सांकरी, जामे दुई न समाई, जिसमें दो नहीं समा सकते। तो उस जगह पर जब आ गए हो, अब आगे छलांग ले लो। तो हमारा काम यहाँ से है, हम यहाँ से शुरू करते हैं। हम उन चौराहे पर खड़े लोगों के लिए आए हैं, नए साधकों के लिए हम नहीं हैं। नए साधकों के लिए बाकी स्कूल्स खुले हुए हैं। जो चौराहे पर आ गया है, उस चौराहे पर खड़े हुए उस काफ़ी योग्य साधक को हम थोड़ा सा दिशा देंगे और पुश करेंगे। इतना ही हमारा काम है। उसको सिर्फ टर्न करना है वापस और एक धक्का देना है। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दुई न समाई। हमको उसको बताएंगे कि यहाँ तुझे अकेले ही चलना है। तो हमें सिर्फ टर्न करना है, उसकी गली पहचान करवानी है, गली में धक्का देना है। राम राम। हम सिर्फ इसके लिए हैं, इसके लिए चुने गए हैं। और किसी का कोई प्रश्न है? स्वामी जी एक फॉलो अप था, अगर आप आज्ञा दें तो जल्दी खत्म करूँगा। आपने इशारा भी किया है, मतलब आपने एक डिस्कोर्स में, बिकॉज आप इतना सारा कुछ रिवील कर ही रहे हो, आपने बोला कि जो हमारे पास आएंगे, अभी भी आपने बताया हम लोग कितनी सारी अलग अलग रास्तों में घूम के आए हैं, बहुत सारा कुछ करके आए हैं। और आपने बोला था कि हमारे साथ जो जुड़ेंगे उनका लास्ट बर्थ होगा। तो उस मिस्ट्री पे अगर आप कुछ रिवील करने का टाइम है तो मतलब। हाँ, ये इस पे बहुत सारी चर्चाएं होंगी, तभी जाके धीरे धीरे अनफोल्ड होगा, क्योंकि इतना बड़ा यह विषय है कि इस पे बहुत सारी चर्चाएं होंगी, तब वह होगा। क्योंकि वही बात हम कह रहे हैं ना, वो चौराहे तक आने में जन्मों लग जाते हैं, जहाँ पर सद्गुरुओं के सहारे, गुरुओं और सद्गुरुओं, पहले टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है, फिर गुरुओं की, फिर सद्गुरुओं की। और सद्गुरु की वो ताकत होती है कि चौराहे पे लाके खड़ा कर देता है।
लेकिन चौराहे पर आकर भी बहुत सारे लोग भटक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत साहस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अब अकेले की यात्रा यहाँ पर शुरू होती है। अकेले की यात्रा यहाँ पर शुरू होती है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा साहस की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे अब डिज़ॉल्व होना है। अब वो जो सदगुरु है बड़े प्यार से इधर की उधर की इधर की उधर की करके खींच ताँच के उसको लाके वहाँ खड़ा कर देते हैं। वो ज़्यादा श्रम करते हैं भाई, उनके श्रम ज़्यादा है। ओशो की कृपा महान है, पीछे खड़ा है, आगे खड़ा है, इधर खड़ा है, उधर खड़ा है, सबको समेट करके वहाँ लेके आने की लाना है ना। महाअवतार बाबा की कृपा महान है। हम उनको बोलते हैं महाकरुणावतार बाबा, है ना। तो वो जो है सारे इजोटेरिक ग्रुप को जो है हैंडल कर रहे हैं, सारे। कितना बड़ा काम होगा, सारे के सारे इजोटेरिक ग्रुप जो है उनको हैंडल कर रहे हैं कि कैसे कहाँ किसको सपोर्ट पहुंच जाए, कहीं किसी को कुछ कमी तो नहीं रह गई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं रह गई, कोई साधक चूक तो नहीं गया, उसको सपोर्ट में कोई कमी तो नहीं रह जा रही। कहाँ संभालना है, कहाँ जरूरत है, महाकरुणावतार बाबा। तो ये दो जो हैं, उसके अलावा बहुत कुछ है, लेकिन ये दो महानतम हैं। इनके कारण ही ये सब डिवाइन गोल्डन एरा निर्मित हो रही है। तो वहाँ तक तो आ जा रहे हैं। अब जो है ये उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की स्ट्रीम से कि अब ये बात हो रही है कि चौराहे पर आकर जो जिनकी साहस की कमी है उनकी पीठ सहलाओ, थपथपाओ, साहस दो, पीछे की पीछे से दोनों बाहें पकड़ो, पकड़ के टर्न करो, टर्न करके सारी राहें दिखाओ, और फिर कर लो हाँ तुम्हारी राह तो यह दिख रही है, वहाँ राह पे खड़े कर दो, तुम वहाँ बहुत योग्य हो, यह राह तुम्हारे लिए बनी है, तुम इस राह के लिए बने हो, और तुम में कोई कमी है ही नहीं, तुम में तो कोई कमी है ही नहीं, कहाँ कौन सी कमी है, और एक धक्का दे देना है। और चौराहे पे खड़ा है मतलब अयोग्य तो नहीं है, चौराहे तक आ गया है, अयोग्य तो नहीं आ सकता। हम आलोचना भी करते हैं ओशो के डिसाइपल्स की, लेकिन ये बोलते हैं कि तुम अयोग्य तो हो नहीं, हो तो योग्य ही, वहाँ तक तो योग्य ही आ सकता है, बस आखिरी साहस की जरूरत है। ऐसे और बहुत सारे पंथ हैं, बहुत सारे उसमें योग्य हैं जो वहाँ तक पहुँच गए हैं, चौराहे तक पहुँच गए हैं, बहुत सारे लोग पहुँच गए हैं, इसलिए गोल्डन एरा है। और जो चौराहे पर पहुँच गए हैं, वहीं पर चौराहे पर ही वो साहस नहीं जुटा पाते तो क्या हो जाते हैं, उच्च लोक के देवता हो जाते हैं, हायर डायमेंशन की बीइंग्स हो जाते हैं, वहाँ जाके फंस जाते हैं, और फिर फंसे रहते हैं, और फिर जन्म लेना पड़ता है उनको। तो सब अभी जन्म लिए हैं, कोई 1000 साल बाद जन्म ले रहा है, कोई 500 साल बाद जन्म ले रहा है, कोई 2000 साल बाद जन्म ले रहा है, कोई 5000 साल बाद जन्म ले रहा है। ऐसे ऐसे भी फंसे हुए बीइंग्स हैं, वो सब जन्म ले रही हैं अभी। ऐसे ऐसे उनके सदगुरु रहे होंगे कि उनके नाम ही नहीं है इतिहास में आज, ऐसे भी कई रहे होंगे। कैसे सदगुरु रहे होंगे, उन्होंने प्रयोग किया होगा, मेरे को 25-50 से ज़्यादा काम ही नहीं करना है, जंगल में प्रयोग कर दिया उन्होंने, समाचार गया ही नहीं, शिष्यों से बोला मेरा नाम कहीं नहीं लेना, कोई रिकॉर्ड बनना ही नहीं चाहिए, ऐसे भी हुए होंगे। तो अब जो है यह संघ उन लोगों का होगा जो चौराहे पे खड़े हैं। उस चौराहे पर खड़े हुए बहुत सारे लोगों में कुछ लोगों का यह संघ होगा जिनका डर कुछ कम है, जो ज़्यादा भयभीत नहीं है, जो डिज़ॉल्व होने के लिए तैयार है अपने सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ में, चाहे उनका कॉन्सेप्ट आत्मा का क्या है, परमात्मा का क्या है, शून्य का क्या है, पूर्ण का क्या है, उन सारे कॉन्सेप्ट के साथ वो डिज़ॉल्व होना चाहते हैं। मतलब वो हैं क्या, कॉन्सेप्ट्स का जोड़ है। आप हैं ना जी हुजूर, आप हैं कौन, आप कहाँ हैं, कॉन्सेप्ट हटा दो तो आप हैं कहाँ, आप तो हैं ही। नागार्जुन की कथा कहते हैं हम, भगवान बुद्ध के शिष्य हुए, नालंदा यूनिवर्सिटी के HOD रसायन शास्त्र के,
केमिस्ट्री के। जब वो पहुंच रहे थे किसी राज्य में तो राजा आया अभोगत करने, नगर की सीमा के बाहर ताम झाम के साथ खड़ा रहा वहाँ पे, फूल बिछाए गए। जब वो आए तो उनका स्वागत किया गया। जब स्वागत किया जा रहा था तो बनते आपका स्वागत है, नागार्जुन बनते आपका स्वागत है। तो नागार्जुन ने कहा महाराज स्वागत स्वीकार है, लेकिन नागार्जुन जैसा कोई है नहीं। महाराज स्वागत स्वीकार है, लेकिन नागार्जुन जैसा कोई है नहीं। राजा ने कहा महाराज ये बात क्या कर रहे हो आप? बनते आप ये बात क्या कर रहे हो? आप ये सामने खड़े हो, आप बनते नागार्जुन हो, स्थिवर नागार्जुन हो, बुद्ध पुरुष नागार्जुन हो, आप कहते हो नागार्जुन जैसा कोई है नहीं। तो हम किससे बात कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं? तो उन्होंने जो कहा होगा उसके भावार्थ को हम अभी कह देते हैं। कि महाराज व्यवहारिक सत्य अपनी जगह है, पारमार्थिक सत्य अपनी जगह है। न कहा होगा ऐसा, लेकिन हम आज की भाषा में कह देते हैं। तो राजा ने कहा कि प्रभु अब इसको जो है थोड़ा प्रयोग विस्तार पूर्वक समझा भी तो, कि नागार्जुन यदि है नहीं तो हम किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, किसका स्वागत कर रहे हैं, किसको ले जाएंगे, किसको खिलाएंगे, किसको पिलाएंगे, थोड़ा समझा तो दो। तब उन्होंने जो उदाहरण दिया, इतना प्यारा उदाहरण दिया, इतना प्यारा उदाहरण दिया, उस उदाहरण की चर्चा दुनिया में इतनी कम क्यों है? इतना प्यारा उदाहरण है, इसलिए हम बार बार दोहरा रहे हैं कि दुनिया में उदाहरण जो है चर्चित हो जाना चाहिए। दूसरे बहुत सारे गुरु हैं और ये हैं, टीचर्स हैं, इन मेरे इस उदाहरण का प्रयोग बढ़ा दें। ओशो ने इसकी चर्चा करी है, वहीं से लिया है हमने, लेकिन अब हम उसको इस तरीके से प्रस्तुत करें कि इसकी चर्चा बार बार होनी चाहिए। बुद्धवाणी में कहीं ना कहीं होगा, लेकिन चर्चित नहीं है। उन्होंने कहा जब राजा का रथ खड़ा था, महाराज यह क्या है? राजन यह क्या है? राजा ने कहा बनते यह रथ है। अच्छा राजन यह बताओ, इसमें यह अश्व जुते हुए हैं, तो क्या यह अश्व रथ है, यह घोड़े रथ है? तो राजा ने कहा नहीं बनते, घोड़े रथ नहीं है। तो नागार्जुन ने कहा राजन यदि ये रथ नहीं है तो घोड़ों को वहां से हटा लिया जाए। घोड़े हटा लिए गए। उसके बाद नागार्जुन ने कहा राजन यह इतने बड़े बड़े पहिए हैं, क्या यह रथ है? राजा ने कहा नहीं बनते, यह रथ नहीं है, पहिए हैं। तो इन्हें जब यह रथ नहीं है तो हटा लिया जाए, यह रथ नहीं है, इन्हें हटा लिया जाए। इस तरीके से एक 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 पूछते चले गए, क्या यह रथ है? बोले नहीं यह रथ नहीं है, फलाना है। क्या यह रथ है? नहीं है, फलाना है। तो इसे हटा लिया जाए, यह रथ नहीं है। सब हटता गया, हटता गया, हटता गया। अब उन्होंने कहा जब कुछ नहीं बचा, तब कहा कि राजन यह बताएं रथ कहाँ है, रथ कहाँ गया? उन्होंने कहा रथ तो अब है ही नहीं। तब नागार्जुन ने कहा रथ तो था ही नहीं, पहले भी नहीं था, वह तो एक संयोग मात्र था। रथ तो पहले भी नहीं था, लेकिन वह व्यवहारिक सत्य था। और ये पारमार्थिक सत्य है कि कुछ है नहीं, लेकिन व्यवहारिक सत्य अपनी जगह काम करेगा। यही लोग बार बार पूछते हैं कि व्यवहारिक सत्य पारमार्थिक सत्य थोड़ा अच्छे से समझाओ, अच्छे से समझाओ। व्यवहारिक सत्य अपनी जगह काम करेगा, तब भी रथ हो जाएगा, लेकिन वह रथ है नहीं। उस पे हम चलेंगे, बैठेंगे, लेकिन वो रथ है नहीं। जब रथ आएगा तो रास्ता छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो चोट लग जाएगी, लेकिन रथ है नहीं। यह है व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य।
स्पष्ट हो गई बात? क्वांटम फिजिक्स भी यही बोल रही है, कुछ हाँ, नहीं है, है ही फिर भी है, फिर भी है, साइंटिफिकली प्रूवन। वही है। प्रकम्पितो क्या कुछ कहते हैं भगवान बुद्ध, किसे प्रकम्पन मात्र है। मालिकुलर स्ट्रक्चर में प्रकम्पन मात्र है, कण की तरह भास रहे हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। वह जो मालिकुलर स्ट्रक्चर जो है वह माया है। आदि शंकराचार्य के कहते हैं माया है, बुद्ध कहते हैं प्रकम्पितो, कंपित से कंपन मात्र है, कण नहीं है, प्रकंपन है, कण नहीं है, प्रकंपन है। आदि शंकराचार्य कह रहे हैं माया है। व्यवहारिक सत्य भी जानो, पारमार्थिक सत्य भी जानो, है भी और नहीं भी है, यही तो माया है। माया का क्या मतलब, है भी और नहीं भी है, यह माया है। नटराज है, हम नटराज को ज्यादा वो करते हैं कि नटराज है, मतलब सब हो रहा है, यह भी है और यह भी है। और फिर कहते हैं यह भी है, या नहीं, यही है, यही है, दो हुआ ही नहीं। नटराज से भी एक कदम आगे बढ़ जाते हैं, कहते हैं दो तो हुआ ही नहीं, बटा तो है ही नहीं। जो परम शून्य है वह हो रहा है, उसने सृष्टा ने सृष्टि बनाई नहीं, सृष्टा सृष्ट हो रहा है। प्रकंपन मतलब हो रहा है ना, रुका हुआ थोड़ी ना है, प्रवाह है, हो रहा है, ठहरा हुआ कुछ नहीं है। यह टेबल है, यह व्यवहारिक सत्य है, टेबल हो रही है, यह पारमार्थिक सत्य है। यह पहाड़ है, यह व्यवहारिक सत्य है, पहाड़ हो रहा है, यह पारमार्थिक सत्य है। यह नदी है, व्यवहारिक सत्य है, नदी हो रही है, पारमार्थिक सत्य है। और हम चाहते हैं समझदार मनुष्यता ऐसी हो जहां पर भाषा ही ऐसी हो कि नदी हो रही है, पहाड़ हो रहा है, यह व्यक्ति हो रहा है, कृष्णा जी हो रहे हैं, अंकुर जी हो रहे हैं, हो रहा है। गतिहीन गति। तो जब ऐसा हो जाएगा, यह सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी, समस्या कुछ है ही नहीं, समस्या कहीं है ही नहीं। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम काम करती रहेगी, करते रहना चाहिए। और हमारे पास महत्तम सूत्र हैं, महान सूत्र हैं। नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे पास ढेर सारे ब्लूटूथ स्पीकर्स हैं, सब जगह फिट हो जाएंगे। हम अपनी डगर पे होंगे और वहाँ से नारा लगाएंगे, नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स हमारे पक्ष में खड़ी हो जाएंगी, हम उनका यूज करेंगे। ज़ॉम्बीज हमारे लिए सीढ़ियां बनेंगे, ज़ॉम्बीज हमारे लिए सीढ़ियां बनेंगे, वो मेरे लिए बाधा नहीं बनेंगे। भाई पत्थर क्यों बाधा बनेगा, पत्थर तो सीढ़ी बन सकता है ना, पत्थर बाधा क्यों बननी चाहिए, पत्थर को सीढ़ी बनाना चाहिए। है किसी का कोई और प्रश्न? गुरुजी मेरा एक अनुभव है। थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। गुरुजी आज इन्फ्लुएंस स्ट्रीम के बारे में बात हो रही है, तो आपसे ही मतलब आप कहते हैं कि आपके वो जो शब्द हैं वो एनर्जी है, तो वो कहीं ना कहीं मतलब मेरा एक अनुभव है कि वो जो शब्द है ना गुरुजी के, वो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम को भी काट देते हैं अगर आप मुमुक्षु हैं और उनकी उन एनर्जीज़ को प्रॉपर पकड़ते हैं। जैसे कि हमें अभी एक बहुत बड़ा डिसीज़न लेना हुआ, तो हम डर भी रहे थे, वो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम ही था। मगर मुझे गुरुजी का वो शब्द वीडियो में एक बार उन्होंने किसी को एग्जांपल दिया था कि सबसे वर्स्ट क्या हो सकता है, और जब हमने ये कैलकुलेट किया कि सबसे वर्स्ट क्या हो सकता है, तो हम बहुत ही अपने आप को बहुत ऊपर पाया हमने
कि मतलब वर्स्ट तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो वो जो शब्द हैं गुरु जी के, वो बहुत काम करते हैं। और इस चीज़ को मैंने दोबारा भी अनुभव किया, कुछ ड्रीम में ऐसा घटा मेरे साथ, और उस समय वो एनर्जी, मतलब गुरु जी की वो शब्द मेरे कान में थे और वो घट गया। तो गुरु जी के कन्वर्सेशंस मतलब सिर्फ कन्वर्सेशन नहीं है कि वो एनर्जी है, और वो किस सिचुएशन में कौन सा वर्ड आपको गुरु जी का मिल जाएगा और उससे वो बाहर निकाल देगी। तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो है एक सच्चे साधक पे तो कभी मतलब नहीं कर सकती है। सभी सद्गुरुओं का, गुरुओं का, खासतौर पे सद्गुरुओं का कार्य यही होता है, सबका यही होता है कि वो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से आपको बाहर निकाल लें और वो समझ दे दें आपको कि इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स को आप पहचान सकें। सभी का यही काम होता है, यही करते हैं। ओशो ने भी तो यही किया है ना, स्ट्रीम्स के बारे में ही तो बताया ना कि कैसी कैसी स्ट्रीम्स हैं और कैसे कैसे काम करती हैं, कैसे कैसे यह काम करती हैं। अब हम जो है, उन्होंने प्यार से इसलिए किया कि उनका काम यह था पूरी मानवता को दिशा देना। हमारे जिम्मे में जो काम आया है सिर्फ क्रीमी लेयर के लिए काम करना, क्रीम को बटर बनाना, बस। हमारे से जो काम आया वह आया, उनके लिए A to Z था, इसलिए हर लेवल पे उनको करना था। तो उस हिसाब से भी तो उन्होंने भी काम वही किया। अब हम जो है थोड़ा ज़्यादा बड़ी गहरी चोट के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि हम योग्य व्यक्तियों के साथ काम कर रहे हैं, योग्य साधकों के साथ काम कर रहे हैं। तो हमारी चोट जो है ज़्यादा पैनी है, ज़्यादा तीखी है, और इन्फ्लुएंस स्ट्रीम को हम बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, समझा रहे हैं, एकदम से फ्लैश आउट कर दे रहे हैं, और उसे जो है उसके साथ प्ले करने का गेम सिखा रहे हैं। एक नया आर्ट दे रहे हैं हम कि जो आपके लिए बाधा है वह आपकी सीढ़ी हो जाएगी। जो आपके लिए खतरनाक बाधा है, अब इस समय में इन्फ्लुएंस स्ट्रीम बहुत ताकतवर है, हमें ताकत ही तो चाहिए, उसकी दिशा मोड़नी है। इन्फ्लुएंस सिस्टम बहुत ताकतवर है, तो मतलब हमें ज़्यादा ताकत की जरूरत ही नहीं है, ताकतवर लोग हैं। अब ताकतवर कोई क्या बोलते हैं, भैंस का वो क्या होता है, मेल भैंस को क्या बोलते हैं, भैंसा बोलते हैं ना, भैंसा, है ना। तो ताकतवर वो जो भैंसे हैं खतरनाक हैं, लेकिन उनको जोत लिया जाए तो दो ताकतवर भैंसों में बड़ी गाड़ी जोत करके खूब सारा सामान लाद लो और बड़े आराम से ले जा लेंगे, फर्क ही नहीं पड़ेगा उन्हें। तो ठीक है, अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, स्मार्ट और बड़े इंजन हैं, तो बड़ी बड़ी ट्रेनें खींच के ले जा लेंगे, स्मार्ट पटरियां हैं, फास्ट ले जा लेंगे, हैं तो हम इनको यूज़ कर लेंगे, टेक्नोलॉजी, है ना। तो जो भी ताकत की चीज़ें हैं, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम में तरह तरह की ताकतें हैं, उन सारी ताकतों को हम राइट यूज़ कर लेंगे। उस राइट इंटेलिजेंस को हमें डेवलप करना है, सबका यूज़ हो जाएगा। और मुक्ति इसलिए सहज होगी कि बाधा को हम बाधा नहीं बनने देंगे, इसलिए बड़ी सहजता से इसी जन्म में आर पार हो जाएंगे। बाधाओं को पहचान लेंगे और उनके साथ प्ले भी करेंगे, राइट यूज़ कर लेंगे उनका, तो यही जन्म सार्थक हो जाएगा। सारे लेसन्स भी मिल जाएंगे। लेसन्स क्या है, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम को इन्फ्लुएंस स्ट्रीम की तरह पहचानना ही तो लेसन है। और क्या लेसन है, व्यर्थ को व्यर्थ की तरह जानना, व्यर्थ से मुक्त होने का मार्ग है। व्यर्थ को व्यर्थ की तरह जानना व्यर्थ से मुक्त होने का मार्ग है। व्यर्थ से मुक्त हो गए तो सार्थक तो है ही है। बचा क्या, बचा क्या? आपका प्रश्न है? गुरुजी, जो अध्यात्म की जो आप बात कर रहे हैं, वो जो समझे, आपसे भी समझे और क्लियर हो रहा है। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स, ज़ॉम्बीज़ और
जो आप कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं, मेडिटेशन टेक्निक्स बता रहे हैं, वो सब समझ में आ रहा है और बहुत लाभ भी हो रहा है और आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ये जो इsoteric सिस्टम ग्रुप आपने जो बताया और ये जन्म होते रहते हैं अपने, जो ये कॉन्सेप्ट है, ये जो है करेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ मैं। मेरे को पता नहीं लग रहा है ये क्या है और इsoteric सिस्टम क्या होता है। आप बता रहे हैं तो समझ में आ रहा है एंड डेफिनेटली, लेकिन कहीं बिलीफ सिस्टम में नहीं जाना, माइंड बोल रहा है, मन बोल रहा है या अंदर से आ रहा है कि बिलीव ना करें, क्या है जाने। तो कैसे जान सकता हूँ मैं, कैसे एक्सपीरियंस कर सकता हूँ? पहली बात, बिलीव तो बिल्कुल नहीं करना। हाँ, विश्वास बिल्कुल नहीं करना, विश्वास जहर है। इसलिए मैं कॉन्सेप्ट है, सब सुनते रहो, मज़े करते रहो, है ना। कॉन्सेप्ट के मज़े लेते रहो, अचानक अनफोल्ड हो जाएगा। ठीक, हम अचानक वाली विधियां दे रहे हैं, अचानक कुछ अनफोल्ड हो जाएगा। जब होगा, सूरज को मानने की जरूरत ही नहीं है, चांद को मानने की जरूरत ही नहीं है। अरे ये रहा चांद, अब चांद तो चांद है, देख लिया तो देख लिया, जान लिया, मानने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, मज़े लेते रहो, मज़े लेते लेते टहलते टहलते कमरे के बाहर आ जाओगे। कभी कमरे के बाहर आ जाओगे तो सूरज तो है ही है, क्यों मानना, जान लेना। तो मज़े लो कॉन्सेप्ट के, बिलीव बिल्कुल नहीं करना। बिलीव कर लिए तो जीवन गया, यह अवसर भी मिट्टी हो जाएगा, यह अवसर भी मिट्टी हो जाएगा। कुछ भी नहीं मानना, कभी नहीं मानना, और जानने के बाद मानने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब सूरज को मैंने जान लिया तो उसको क्यों मानूंगा भाई? मैं जानता हूं भाई, उसे मानने की क्या जरूरत है? जिसे मैं जानता हूं उसको मानने की क्या जरूरत है? इसलिए विधियां हैं, विधियों में जाते रहो, कन्वर्सेशंस के मजे लेते रहो। ये भी एक विधि है। कन्वर्सेशन क्या है? विधि है ना। अरे ये विधि इतनी कारगर विधि है, इतनी कारगर विधि है, अष्टावक्र ने कहना शुरू किया, वही काम कर गई। जनक का काम तमाम हो गया कन्वर्सेशन से जनक का काम तमाम हो गया। ठीक है, जनक का 2, 4, 10 मिनट 15 मिनट जो भी समय रहेगा उसमें काम तमाम हो गया। ठीक है, 2-4 महीने में काम तमाम हो जाएगा। 15 मिनट में होगा तो 15 महीने में हो जाएगा। ठीक है, बहुत स्लो वर्जन भी नहीं है, इतना चलेगा। 15 मिनट से 15 महीने, 15 मिनट में 15 महीने में काम तमाम हो जाएगा। ठीक है ना। अनफोल्ड होना शुरू हो चुका है। इसलिए कृष्णा जी जो है काम धंधा बिजनेस छोड़कर, मलेशिया छोड़ करके हिंदुस्तान में हिमालय में आके बैठे हैं। काम तो शुरू हो चुका है। ठीक है ना। अनफोल्ड होना कुछ ना कुछ तो शुरू हो चुका है, अंशों में ही सही। जब शुरू हो गया है, वो होता है ना, वो कपड़े में कोई धागा ऐसा निकल जाता है, वो पकड़ में आएगा और उसको खींचो, पूरा सब उधड़ते चला जाता है। और वो उधड़ना चालू हो गया तो पूरा उधड़ ही जाएगा। चिंता मत करो, कुछ बचेगा नहीं वहाँ पे। आई एम रेडी। किसी और का कोई प्रश्न है?